तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था और ये हमने सीखा था कि मैकेनिक्स के जो दो पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, मीन्स कि हमें मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है और मैकेनिक्स के जो दो ब्रांच थे जैसे कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स उनमें क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग डायनेमिक्स को शुरू करेंगे और उसके बाद इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टैटिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो हमने जैसा कि कुछ पिछले क्लास में बेसिक टर्म्स जाना था जैसे कि मोशंस के टाइप्स क्या हैं, ठीक है ना, फिर और भी बहुत कुछ हमने सीखा था पिछले क्लास में। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास से हम लोग क्या शुरू करते हैं, डायनेमिक्स, ठीक है। तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि मैकेनिक्स जो होता है दो पार्ट्स में बटा हुआ है ना। एक क्या था भाई, एक स्टैटिक्स था और दूसरा क्या था, डायनेमिक्स था। और हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग डायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग अब बाद में पढ़ेंगे और ये इस पार्ट में क्या पढ़ना होता था और इस पार्ट में क्या पढ़ना होता था हमने वहाँ उस क्लास में डिस्कस करी है। तो अब चलिए हम लोग डायनेमिक्स को शुरू करें। तो डायनेमिक्स में भी दो पार्ट्स आता है, ठीक है। डायनेमिक्स में भी दो पार्ट, एक पार्ट होता है काइनेमैटिक्स, ठीक है, काइनेमैटिक्स, और दूसरा होता है काइनेटिक्स। क्या समझ रहे हैं, एक पार्ट तो काइनेमैटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स, यहाँ दो चीज़ है। अब इसके बाद भी दो चीज़ आता है, काइनेमैटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि काइनेमैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है और काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग किसी एक को शुरू करेंगे और उसके बाद इन दोनों, हालांकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हम इन चीज़ों को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का भी क्लास जो होगा वो बेसिक क्लास ही होगा। आज के क्लास से भी आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं आने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आज के क्लास आपको समझ नहीं आता तो आगे के जो क्लासेस होंगे जब हम लोग थ्योरम्स करेंगे तो वो चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगी, ठीक है। तो एकदम बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए, डायनेमिक्स भी दो पार्ट में बटा हुआ है, काइनेमैटिक्स में और काइनेटिक्स में, ठीक है। अब काइनेमैटिक्स जो ये पार्ट है डायनेमिक्स का, इसमें आपको क्या पढ़ना है पता है, और इसमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 11-12 में जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ आएंगी, जो हमने यहाँ पे छोटा छोटा नोट डाउन किया है, ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। तब कब समझ आएंगी, जब आपको पता चल जाएगा कि काइनेमैटिक्स होता क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। समझिए, काइनेमैटिक्स हम अगर आपको सिंपली समझाएं तो जैसे कि मान लिया जाए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है। ये बॉडी मान लेते हैं रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। जैसे कि हमने डायनेमिक्स पढ़ा, डायनेमिक्स तो आपको पता ही है कि डायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जब बॉडीज मोशन में रहे और उसके ऊपर फोर्स का एक्शन लगे, मीन्स की एक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई करे, बॉडी जब मोशन में रहे तब, मीन्स कि हम लोग डायनेमिक्स में जो भी फोर्स ऑफ एक्शंस के बारे में बात करेंगे वह एक मोशंस करता हुआ बॉडीज पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लिया जाए वेलोसिटी पढ़ना है हम लोगों को, वेलोसिटी पढ़ना है या फिर जो भी चीज़ें हैं, स्पीड पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो जैसे किसी भी चीज़ में वेलोसिटी है या स्पीड है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, बात को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे और काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाए, समझ, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें क्या एग्जाम्पल्स का हेल्प लेते हैं कि मान लिया जाए एक आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये मोशंस में है, या फिर इसका कुछ वेलोसिटी है, या फिर इसका कुछ एक्सेलरेशन है, या फिर इसका कुछ स्पीड है। तो हम लोग काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पीछे का रीजंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी इसका कुछ है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ है, ठीक, या स्पीड कुछ है, जो भी चीज़ है, तो हम सिर्फ वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये वेलोसिटी क्यों है, इस वेलोसिटी के पीछे जो फोर्स लगा है, फोर्स ऑफ एक्शन लगा है, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यही काइनेमैटिक्स कहता है। मतलब काइनेमैटिक्स सिर्फ इतना बताता है कि आप वेलोसिटी को पढ़िए, वेलोसिटी क्यों हो रहा है, वेलोसिटी के पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में हम लोग काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, मीन्स कि सिर्फ जो मोशंस हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके पीछे का जो केस, जो रीज़न होता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में। तो इसको अब डेफिनेशंस के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए काइनेमैटिक्स क्या होता है। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। क्या है, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम विदाउट रेफरेंस विच कॉज द मोशन। मतलब कि मोशन किसके कारण हो रहा है वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है ना। विदाउट रेफरेंस विच कॉज द मोशन, ठीक है, या इसी चीज़ को विदाउट
विदाउट रेफरेंस विच कॉज द मोशन, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं दैट इज रिगार्डलेस ऑफ फोर्स। ठीक है ना, हमें सिर्फ यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, उसके पीछे का जो कारण है वो चीज़ काइनेमेटिक्स में पढ़ा जाता है कि आखिर वेलोसिटी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन के पीछे का क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमारा पिछला क्लास देख रहे होंगे आप, सीरीज वाइज देखेंगे तभी सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सारी चीज़ आपको समझ आएंगी। अब तो ये चीज़ था, डायनामिक्स में 2 पार्ट था कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वगैरह जो है वो काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, और काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडीज विथ रेफरेंस द फोर्स विच केज द मोशन। मतलब हम लोग यहाँ पे किसी मोशंस के पीछे जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये दोनों सेम ही चीज़ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, और इसके पीछे का जो फोर्स है वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। क्या है, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडीज with reference to the force which cause the motion. It is the study of relationship between the force acting on a body and the motion of the body. ठीक है, काइनेटिक्स में भी हम लोग को एक और भी चीज़ पढ़ना होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। क्या है, ये हम लोग रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में, किसके बीच का रिलेशनशिप, जो फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे और जो मोशन होता है बॉडी पे। फोर्स मीन्स कि जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसका रिलेशन किसके साथ, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या जो मोशन हो रहा है उसका रिलेशन। तो ये चीज़ काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, और ये क्या है, काइनेमेटिक्स। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट आज से अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका मेन टर्म्स है, जो आपको एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो एग्जाम्स में आएंगे। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन जाना मैकेनिक्स का। अब हम लोग छोटा सा टर्म्स और है, 2-4 टर्म्स और है, इनको भी अच्छे से देख ही लिया जाए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ये हालांकि सभी को क्लियर होंगी ये चीज़ें, पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने करके यहाँ रखा है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये सभी को पता होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, लेकिन आगे यूज़ होगा इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटी या क्वांटिटीज विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे 5 किलोमीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या होता है कि जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो, उसके पास डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है ना, जैसे 5 किलोमीटर बोल दिया जा रहा है तो क्या इससे स्पष्ट होता है कि आपको 5 किलोमीटर किस ओर जाना है, नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर या किस साइड, ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 किलोमीटर बोला जा रहा है। तो ये क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है। आप इसको सिंपली कह सकते हो कि ये क्वांटिटी है 5 किलोमीटर, या फिर 5 kg मास, 5 kg। तो ये भी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक यूनिट है सिंपली। लेकिन यही चीज़ ये भी, तो इसलिए ये चीज़ क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा बोल दिया जाए 5 kg वेट, 5 kg वेट। देखिए 5 kg मास और 5 kg वेट, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इन चीज़ों को हम बता रहे ताकि आगे जब हम लोग यूज़ करेंगे ना मास और वेट, तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको प्रॉब्लम ना करे, इसलिए ध्यान से समझना है। ये मास का मतलब ये हो गया, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि कुछ वस्तुएं का जो वेट यहाँ होता है वो मून पे डिफरेंट वेट होता है। ठीक, तो वो मास पे डिपेंड करता है। और ये जो वेट, हम जैसे कि किसी भी चीज़ को वेट करते हैं, जाके चाहे कुछ भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, तो जब हम लोग किसी चीज़ को वेट करते हैं, अगर उसका वेट 5 kg है तो आपको ध्यान रहे, मान लिया जाए, हम इसको समझाते हैं ऐसे, मान लिया जाए हम किसी चीज़ को एक कुछ भी, जैसे कि एक हम इस डिस्क को वेट कर रहे हैं, इसका वेट मान लेते हैं हम इसके ऊपर वेट कर रहे हैं और इसका वेट आ गया भाई 5 kg। तो आपको पता है इसका वेट 5 kg कैसे रहा होगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा, तब जाकर के ये 5 kg वेट है। अगर सिर्फ मास का बात करें तो मास 5 kg कहने से वो यहाँ पे भी 5 kg होगा और मून पर भी जाकर के 5 kg मास ही होगा, मास अलग चीज़ है। और जो वेट कर रहे हो आप, वो 5 kg वेट में आ रहा है, तो उसमें समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस ओर अप्लाई होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर। तो यहाँ पे आपको अगर कहीं पे बोला जाए 5 kg वेट, तो ये चीज़ क्या है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स की ओर। अब इस तरीके से आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की ओर।
तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो। तो दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। सिंपल है, मीन्स कि वैसा क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो। जैसे कि 5 किलोमीटर, सिर्फ इतना रहे 5 किलोमीटर, तब तो आपको पता नहीं है ना कि आपके पास डायरेक्शन कौन सा है। अगर नॉर्थ बोल दिया जाए तो मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड मीन्स कि 5 किलोमीटर, और डायरेक्शंस क्या है आपके पास, नॉर्थ, कि आपको नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर जाना है। तो ये क्वांटिटीज क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसी तरीके से 5 kg वेट, ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अब ध्यान रखना है, जैसे इस तरीके से स्केलर क्वांटिटीज क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होते थे और यूनिट्स होते थे। उसी तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी होगा, और तीसरा चीज़ है डायरेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ें बहुत बच्चों को क्लियर होंगी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोग देखते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि किसी बॉडी के द्वारा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कहने का ये है कि कोई बॉडी ए से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और वह बॉडी बी तक पहुंचता है, लेकिन वह बॉडी क्या करता है, इस ओर पहले सबसे पहले 4 किलोमीटर चला, फिर वो इधर 3 किलोमीटर चला, तो उसका जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो उसका जो ये चला 4 किलोमीटर और ये जो चला 3 किलोमीटर, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 7 किलोमीटर। मतलब वो टोटल चला कितना, 7 किलोमीटर। जैसे कि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है जब मैं 9th-10th पढ़ाता हूँ तब, ठीक है ना। लेकिन अभी तो ग्रेजुएशन है, फिर भी हम ऐसा मतलब मानकर चल रहे हैं कि मुझे सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। अब बात यहाँ पे समझिए आप कि जैसे कि मान ले जाए कोई सुबह मान लीजिए कोई योगा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने घर से निकलता है और पूरे ग्राउंड को एक राउंड करके फिर से वहीं पे आ जाता है, अपने मतलब वो अपने घर आ जाता है। यहीं पे मान लेते हैं उसके घर है, यहीं ग्राउंड पे ही उसका घर है, एक राउंड करता है फिर वहाँ पहुँच जाता है। तो ये चीज़ है। अब ग्राउंड का मान लेते हैं लेंथ है 1 किलोमीटर, पूरा उसका जो ये है पाथ है 1 किलोमीटर का है। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि उसका जो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस जो है कितना तय किया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बताएंगे कि वो डिस्टेंस तय किया 1 किलोमीटर। क्यों भाई, क्योंकि उसने चला कितना टोटल, वो 1 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया वो। अब यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट जैसे ही बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि वो जहाँ पहले था अब वहाँ से कितना दूरी पर है। तो भाई देखिए कि जहाँ था अभी घूमकर वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है ये बात। तो यहाँ से एक चीज़ निकलता है कि डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल लेंथ, जितना वो लेंथ कवर करता है वो चीज़ होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब कि जैसे अभी हमने शुरू किया कि एक कोई पर्टिकुलर या कोई बॉडी ए था जो पहले इधर 4 किलोमीटर चला था, फिर इधर 3 किलोमीटर चला, और हम देखें कि इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किलोमीटर, 4 इधर फिर 3 इधर, ये डिस्टेंस 7 किलोमीटर ट्रैवल किया। लेकिन हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि पहले कहाँ पे था और अब कहाँ पे है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है। तो हम जैसे ये स्ट्रेट लाइन करेंगे तो ये आपको पता है, ये जैसे ट्रिपलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस जो आ रहा था वो 7 किलोमीटर था और डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना था, 5 किलोमीटर था। तो समझ आ रहा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड समझ लीजिए बात को। डिस्टेंस से रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है वेलोसिटी, वेलोसिटी से रिलेटेड है आपका एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन से रिलेटेड है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हार्मोनिक मोशंस वगैरह, जो भी हम लोग आगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ होगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देख सकते हैं एग्जाम्पल, एक बॉडी ए से चलना प्रारंभ किया, 4 किलोमीटर चलता है, फिर ऐसा चलता है, तो ये डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर।
और इसी तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि वही एग्जांपल लेते हैं कि 4 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, लेकिन जो एक्चुअल वो मूवमेंट हुआ है उसमें कहाँ से कहाँ मूवमेंट हुआ है ऐसा थोड़े कहेंगे। जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे कि ए था पहले पोजीशन, फिर बी पे चला गया तो क्या हुआ भाई, 5 किलोमीटर ये मूवमेंट किया, ना कि ऐसा 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर। आशा है कि ये चीज़ें आपको, ओहो इधर तो दिख नहीं था, आशा है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब कुछ नोट है। देखिए यहाँ पे जैसे था, मैंने अभी बताया ना कि डिस्टेंस जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी मूवमेंट या मोशन करना शुरू करता है या डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू करता है, तो क्या कभी भी डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या? कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है? मान ले जाए वो जो हमने एक आदमी लिया था जो वॉकिंग कर रहा था, वो पूरा ग्राउंड को वॉक करके फिर वहीं पहुंच जा रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहाँ था वहीं पहुँच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो वही चीज़ यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्या है भाई ये चीज़ कि देखिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटीज। ये डिस्टेंस जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों हम ऐसा कह पा रहे हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो होता है उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। वो जैसे कि मान लिया जाए आपके पास कोई पॉइंट है, कहीं ए से कोई पर्टिकुलर मूव करना शुरू करता है और उसके पास बी के पास जाना है उसे, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, किधर से भी, इसके पास नो डायरेक्शन, डिस्टेंस के पास तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, वो किधर से भी मूवमेंट करके यहाँ पे आ सकता है। तो मीन्स कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता। जब डायरेक्शन नहीं होगा तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज, अभी मैंने समझाया। बट यही बात जब हम डिस्प्लेसमेंट का करेंगे तो ए से बी का जैसे ही बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यही है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि हमेशा ए से बी के पास जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है। शॉर्टेस्ट जो होता है वो एक ही लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है वो एक ही होगा, ठीक है ना। तो ये अपना शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटीज बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस तरीके से दूसरा देखते हैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। मैंने समझाया आपको। फिर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो कोई भी लेंथ, कोई भी पाथ जा है, लेकिन आपको समझना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे कि हम एक एग्जांपल समझाते हैं, एक कोई बॉडी है ए, वो बी के पास मान लीजिए इस तरीके से मूव किया 4 किलोमीटर, फिर इधर 3 किलोमीटर। तो आपको पता है कि इसका जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन है किससे, डिस्टेंस से। इस केस में क्या है, लेस देन है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन इक्वल है डिस्टेंस से। अब एक दूसरा केस लेते हैं, ये तो लेस देन वाला सिर्फ था। अब हम एक केस लेते हैं कि एक पॉइंट है ए, अब यहाँ से ये ट्रैवल करना कोई शुरू किया पार्टिकल और यहाँ पे पहुँच गया बी के पास और चला 2 किलोमीटर, ठीक। एक कोई पार्टिकल ए था, पार्टिकल कोई ए के पास था, पॉइंट ए के पास, और वो बी के पास पहुंचता है 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस पूछें तो कितना आएगा भाई, डिस्टेंस पूछेंगे तो कितना आएगा, डिस्टेंस जो आएगा आपका 2 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 2 किलोमीटर हुआ। क्यों? क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेस देन था। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इन चीज़ों को। अब इसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ बोथ इज मीटर। मीन्स कि डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड। क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बच्चे वाली चीज़ें हैं, 8-9 की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अच्छा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए कि स्पीड जो होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, इज नॉन एज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। अब डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको पता करना है, ठीक है। जैसे कि अभी हम इसको बताएं, यहाँ पे आप समझिए ना कि यहाँ पे जो इन दोनों में जैसे आप कंपैरिजन करेंगे ना, तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड। हमने वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमने बहुत अच्छे से समझा कि डिस्टेंस जो होता था वो एकदम जितना कवर करेगा डिस्टेंस, जितना कवर करेगा पाथ को, वो सारा चीज़ डिस्टेंस कहलाता था। और शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता था, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता था, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। तो अब समझ रहे हैं कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। और इस पे देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात आ रही, वहाँ डिस्टेंस था, स्पीड में डिस्टेंस था, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, और इसी का ज़्यादा यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से पूरा एकदम आगे सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है मैंने समझाया आपको, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस भी होते हैं डिस्प्लेसमेंट में। एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए कि वेलोसिटी भी जो होता है ना, दो टाइप्स का होता है। एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा जो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चलिए हम इस चीज़ को, आपको हो सकता है डाउट आया स्पीड और वेलोसिटी में, तो हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल्स की हेल्प से। एक पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है और ये मूव करना शुरू करता है, 4 किलोमीटर मूव करता है, फिर 3 किलोमीटर अपवर्ड्स की ओर मूव करता है, ठीक है। और हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं बी, और एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हैं जिसका लेंथ आएगा 5 किलोमीटर। सभी को क्लियर होगा। अगर हम देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो वो आ गया 7 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें ये आ गया आपका 5 किलोमीटर। तो अब समझिए कि ये 5 किलोमीटर चलने में जो इसका स्पीड रहा होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि इसका जो चाल होगा, ठीक है ना, ठीक है, इस दूरी को तय करने में जो समय लगा होगा, उसी समय और दूरी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इसके वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये T2 समय लग रहा है, और ये 7 किलो चलने में T1 समय लग रहा है। तो इसका जो रेशियो बनेगा, जैसे कि 2 मीन्स की जो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो रहा है 5 किलोमीटर, और टाइम क्या लग रहा है T2। तो ये जो रेशियो बना, किसका रेशियो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन T2, इसी रेशियो को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। और ये जो टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर था, तो ये 7 अपॉन इसमें कितना समय लग रहा था T1, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इसके रेशियो को कहते हैं हम लोग स्पीड। तो अब उम्मीद है कि स्पीड और वेलोसिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब बात आता है कि वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी में समझना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे A था और यहाँ पे B था, यहाँ से A था और यहाँ B था। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं बहुत सारा है, 10 किलोमीटर है, मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है, ठीक। तो अब वेलोसिटी तो आप समझ गए हैं कि वेलोसिटी क्या होता है कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर। अब बात को समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर ये चला है कुछ स्पीड से, अब इसके बाद स्पीड बढ़ा दिया, मान लेते हैं इधर बहुत स्पीड बढ़ गया, फिर इधर धीरे कर दिया, फिर स्पीड कर दिया, फिर धीरे कर दिया, फिर स्पीड कर दिया। मतलब स्पीड में अगर ऐसा कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म हो, तो इस टोटल जब हम लोग निकालेंगे इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब समझ रहे हैं, वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है किसी निश्चित टाइम इंटरवल पे, या किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर चेंज कर रहा है वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए पहले 10 मिनट बहुत तेज चला, दूसरा 10 मिनट धीरे चला, फिर अगला 5 मिनट तेज चला,
तो ये जो वेलोसिटी कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, मीन्स कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। और अगर किसी समान वेलोसिटी से लास्ट तक जा रहा है वो, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए वही चीज़ है, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि समझ रहे हैं ना, एक इक्वल टाइम इंटरवल में एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। जैसे कि मान लीजिए पहला 10 सेकंड में अगर 2 मीटर कवर कर रहा है तो अगला 10 सेकंड में भी 2 मीटर ही कवर करना चाहिए। समझ में आ रहा? फिर अगला 10 सेकंड जो होगा उसमें भी 2 मीटर ही करना चाहिए। तो ये चीज़ कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि पहला 10 सेकंड में 2 कर रहा है तो अगला 10 सेकंड में कुछ करे, वेरीज करे, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इन अदर वर्ड्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही और क्या कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है इसको अभी हम लोग तय करेंगे, अभी हम लोग इसको तुरंत देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अभी मैंने समझा चुके हैं इस चीज़ को कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर है? चलिए अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग अब एग्जाम्स से जो रिलेटेड पॉइंट्स होंगे उन चीज़ों पे आते हैं। एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम वेलोसिटी के ऊपर बात कर रहे थे, एक पॉइंट हमारा ए यहाँ था और एक पॉइंट था हमारा बी। अब हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ गए थे, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी जो है वो है v, या इस इनिशियल है, स्टार्टिंग है तो इसको मान लेते हैं u, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लेते हैं हो गया ये v। समझिए बात को, यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी u है, स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग स्टार्टिंग वेलोसिटी कहते हैं। और स्टार्टिंग वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया भाई? वेलोसिटी का मतलब सिंपली कह सकते हैं कि स्पीड। यहाँ पे क्या स्पीड था, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा था उसका क्या स्पीड था, यहाँ पे u है और लास्ट में मान लेते हैं कि स्पीड चेंज करके वो v हो गया है। तो एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन कह सकते हैं कि जो हम लोग चेंज करते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी में चेंज कैसे? मान लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा का था स्पीड था और यहाँ पे लास्ट में वो हो गया 15 किलोमीटर का। तो हमने चेंज कितना किया? हमने चेंज किया 5 किलोमीटर का। कितने समय में? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का t समय लगा, तो कितना समय में चेंज किया हम लोग? t समय में 5 किलोमीटर चेंज कर रहे हैं। तो इसी के रेशियो को कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन को जनरली बहुत सारे बुक में ए से डिनोट किया जाता है और बहुत सारे बुक में एफ से डिनोट किया जाता है। हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए क्या है भाई कि फाइनल वेलोसिटी जो था हमारा, फाइनल जो लास्ट वाला वेलोसिटी था वो v था, स्टार्टिंग वेलोसिटी u था। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा भाई? जो स्पीड जो ज़्यादा था वो v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ आ रहा है वो तो दो डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटीज एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, बच्चों के मन में एक सवाल होगा यहाँ पे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वो 10 के स्पीड से चल रहा था और बाद में 5 हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो फाइनल आपका v हमेशा v माइनस u ही करेंगे। स्टार्टिंग को u मानते हैं इनिशियल और फाइनल को भी मानते हैं। तो अब यहाँ पे हमेशा 5 माइनस 10 ही करेंगे t। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि कम चीज़ें हो रही हैं, कम हो गया हमारा वेलोसिटी। तो जब नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन। ठीक है, और रिटार्डेशंस के बारे में हमें पढ़ना है इस मैकेनिक्स में। समझ में आया एक्सेलरेशंस के बारे में? तो अगले क्लास में हम लोग इससे, देखिए ये चीज़ें आपको 9th 10th 11th में पढ़नी थी, इसलिए हम लोग इस चीज़ों को बहुत थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। और अगर इन चीज़ों के बारे में आपको और अच्छे से डिस्कस करना है और जानना है तो आप ज़रूर हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे संपर्क करके। तो हम इन चीज़ों को और भी डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अगले क्लास से हम लोग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। थैंक यू।